नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अजय जुगरान जी की कहानी फूलवाली को गुलदस्ता। अजय जुगरान जी पेशे से वकील हैं, लेकिन एक सहृदय कवि और एक माने जाने कथाकार भी हैं। तो आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कई साल बाद देहरादून में अपने पुश्तैनी घर लौटते हुए आदित्य अपने बड़े भाई के परिवार के लिए एलोरा बेकरी से कुछ सामान लेना चाहता था। वहाँ पार्किंग के अभाव में उसने ड्राइवर मुनेश के ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ एस्ले हॉल में प्रताप म्यूजिक हाउस के पास कार पार्क करने को कहा। इस सुबह एलोरा बेकरी की दुकान साफ सफाई और सप्लाई प्राप्ति के लिए ही खुली थी। फिर भी पूछताछ करने के लिए सड़क पार गया, जहां दुकानदार के कारिंदों ने उसे ताज़ा उत्पादों के लिए लगभग 30 मिनट बाद आने के लिए कहा। इस पर जब तक वो वापस सड़क लौटा तो उसने देखा फूलों भरी एक काली सफ़ेद छोटे छोटे चौकोरों वाली शतरंजी मारुति जिप्सी अब उसकी कार से थोड़ी दूर आर्ट होम के सामने खड़ी थी। इस बीच मुनेश बीड़ी के कश चुराने के लिए गायब हो चुका था। आदित्य की कई सालों से उसकी ड्राइवरी सेवा पर निर्भरता के चलते ये जानते हुए भी कि साहब उसकी इस आदत और उससे होती देरी से अक्सर झल्ला जाते थे, वो इस स्वार्जित बीड़ी भोगन अंतराल को बीड़ी की गंध दबाने के असफल कोशिश में सुगंधित सुपारी चबाने के लिए कुछ और बढ़ा देता था। खैर, अपनी कार पर पीठ टिका वो बीटल्स बैंड के जॉर्ज हैरिसन का अपना पसंदीदा गाना देहरादून देहरादून मेनी रिकॉर्ड्स कैन टेक यू देयर गुनगुनाते हुए जिप्सी के कैरियर पर बैठे फूलों को पहचानने और उनके नामों को याद करने की कोशिश करने लगा। एक हरे मच्छरदानी से आवरण की सुरक्षा में वे तरह तरह के लिली, गजानिया, गुड़हल, कॉस्मॉस, गुलाब, गेंदा और कुछ अज्ञात फूल थे। जिप्सी के सामने वाली सीट पर रजनीगंधा सूंघते गुलदाउदी के कुछ गुच्छे और पीछे कुछ छोटे पौधे काले थैली नुमा गमलों में थे। यात्रा से थका हुआ और आदतन विचारशील आदित्य ये सब देख कुछ पल के लिए बहल गया। आज इस यात्रा की शुरुआत से ही जीवन के पिछले 3 दशक उसके मन में थे, लेकिन जैसे ही वो सुबह मोहन से डॉट की देवी के मंदिर होते हुए सुरंग पार कर साल के जंगल को बांटती सड़क से दून घाटी की सुनहली रोशनी में निकला, उसकी यादें मसूरी का लाल टिब्बा छूने लगी। पिछले 30 वर्षों में उसने दुनिया भर में सामाजिक आवास परिसरों को डिज़ाइन करने में उत्कृष्ट काम किया। काम पर ग्राहकों की अपेक्षाओं के पार कैसे जाया जाए, ऐसे निरंतर प्रयासों ने उसे हर दिन अधिक और अधिक सफलता की ओर बढ़ाया। उसे जितनी फुर्सत मिली उसमें वो प्रकृति, लोगों और कला का उत्साही पर्यवेक्षक, अनजाने ही अमृत खोजता हुआ एक गुप्त लेखक और कवि बन गया। अपनी कमजोरियों में अशर्त स्थायीपूर्ण रोमांस की जिद के चलते वो शाम के धुंधलकों और रात के अंधेरों में कविताएं लिखता रहा। समय के साथ आसपास के कुछ लोगों के अदृश्य हो जाने के बाद अमरता की मूर्खता से सीख ले उसने हाल ही में गुमनाम तखल्लुस से अपना फूलवाली को गुलदस्ता कविता संग्रह अपने ही जैसे अमेय प्रेमियों को समर्पित किया। सर, हम चलें? मुनेश ने उससे पूछा, एक ऐसी दूरी और दिशा से जिससे ना साहब को बीड़ी की गंध आए और ना ही उसे डांट पड़े। अभी नहीं, ये पैसे लो और सामने उस दुकान पर जाओ, मैं तुम्हें खरीदने के लिए सामान की लिस्ट टेक्स्ट करूँगा। मुनेश की सावधानियों के बावजूद आ रही बीड़ी सुपारी के मिश्रित गंध से दुखी आदित्य ने आत्मविनाशकारी रास्ते पर चल रहे लोगों के लिए सुरक्षित अपने कठोरतम सख्त अंदाज में ये कह उसे 500 रुपये के 2 नोट थमाए। जैसे मुनेश 10 कदम आगे बढ़कर एक स्कूल बस के गुजरने का इंतज़ार करने के लिए सड़क किनारे रुका, आदित्य जिप्सी के पास पहुंच उसकी खिड़की के सामने वाली सीट पर रखे फूलों को निहारने लगा। थोड़ी देर में एक्सक्यूज़ मी, एक नरम प्रश्न पूछती आवाज़ ने उसे वर्तमान में लाते हुए उससे उस जिप्सी से पीछे हटने का आग्रह किया। साथ ही एक छोटे कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ उसके ऊपर स्नूकी बी क्वाइट इट्स ऑल राइट सुनाई दिया। मुझे माफ़ करें, मैं आपके इन फूलों को देख रहा था, बहुत प्यारे हैं, उसने कहा और जिप्सी से एक तरफ हट गया। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू। हाथों में एक छोटे से
बड़ी गोल और नम दयालु आंखों वाले बीगल कुत्ते को उठाए उस 20-22 के आसपास की लड़की ने कहा। फिर उसने गाड़ी में बैठ आगे की खिड़कियां एक बारिश नीचे रोल कर अपने कुत्ते को पीछे की सीट पर बैठा बिहेव वेल बेबी के निर्देश के साथ एक हवाई चुम्बन दिया और अपने सेलफोन पर कुछ पढ़ने लगी। लड़की ने एक पल नज़र उठाई तो आदित्य ने उसे देखती अपनी आंखें झुका लीं। आदित्य को उसका हाव भाव जाना पहचाना लगा। उसके लंबे बालों में वो लकड़ी का पिन, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, पेस्टल रंगों का चुनाव, छोटी लाल बिंदी और फिरोजी धागे के काम और सीक्वेंस वाली फ्लैट कोल्हापुरी चप्पल। कुल मिलाकर वो उसे अपने कॉलेज के समय की किसी आर्ट फिल्म की हीरोइन लगी। फिर गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुन उसने अनजाने ही हाथ उठा उसे बाय कहा। बाय, आपका दिन शुभ हो, लड़की ने कहा और धीरे से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। इस बार आदित्य ने एक मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। उसे लगा कि उसने वो आवाज़ पहले कभी कहीं सुनी थी। हालांकि उस लड़की की आंखें एक बड़े चॉकलेटी चश्मे से ढकी थीं, उसकी आवाज़ को उसके हल्के गेहूं रंग और चेहरे के आकार के साथ जोड़ वो उसकी पहचान के बारे में कुछ अटकलें लगाने लगा। आदित्य अक्सर सही पहचान करता था। उसे वो लड़की अपने एकतरफा प्यार की रंगीन छाया प्रति लगी। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उसे उसका चेहरा, आवाज़ और तौर तरीके इतने लुभावने लगे। उसे अपने कॉलेज की सहपाठी मालिनी की अपने नामानुसार एक फूलों की दुकान खोलने की बात याद आई और उसने आर्मरेस्ट से अपनी कविता की किताब उठा कई सालों पहले उसके लिए लिखी एक प्रेम कविता खुद को मन ही मन पढ़कर सुनाई। नारंगी लहरों की नाव पर सवार आज सुबह का सूरज मुझे देखता है, मानो शर्मा कर उठ रहा हो तुम्हारी फैली बिंदी की तरह। कोई मेरे कानों में फुसफुसाता है कि हमारे सब संघर्षों से परे ये हमारे प्यार को थमने नहीं देगा और इसी तरह एक दिन चढ़ते चढ़ते साधना में चला जाएगा। हमारा प्यार देखकर और आगे बढ़ना भूल हमेशा के लिए फैल जाएगा, हमें अपनी कोमल गर्मी में नहलाने के लिए, आज की सुहानी सुबह के सूरज की तरह। वो कभी कभी मालिनी को अपनी ओर से अपने प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति में फूल वाली कहकर छेड़ता था, लेकिन ठुकरा दिए जाने के डर से कभी उसे आगे नहीं बढ़ पाया। वो कुछ बनकर उसे अप्रोच करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो क्या बनना चाहता है, क्या बनेगा। फिर भी वो ये जानता था कि अगर मालिनी वास्तव में एक फूल वाली बन गई तो वो पक्का उसकी दुकान का सुबह, दोपहर और शाम का ग्राहक होगा। इससे पहले कि वो हर रात उसके साथ जागता रहे, अगर वास्तविक रूप में नहीं तो कम से कम ख्यालों में सही। वो तो अपने सपनों में भी अपने दाहिने हाथ को उसके बालों के नीचे से घुमा उसका कंधा पकड़ टहलते हुए उसे टैगोर की कविता अंतहीन प्रेम का केवल ये छंद सुनाना चाहता था। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें असंख्य रूपों में असंख्य बार प्यार किया है, जीवन के बाद जीवन में, युगों युगों में, हमेशा। मेरे मंत्र मुग्ध मन ने गीतों का जो हार हर बार बनाया, उसे तुम भेंट मिले हर रूप में अपने गले सजाया हमेशा। ऐसी कविताओं के बीच उसने सालों पहले सोचा था, बिना पैसे मैं उसके फूलों को कैसे खरीद पाऊंगा। और फिर अपने भीतर ही जवाब दिया, मेरे पास ज़मीन का एक टुकड़ा है जहाँ मैं फूल उगा सकता हूँ और हर सुबह उसे कुछ फूल सप्लाई कर सकता हूँ। और फिर उसे अपने ही जवाब पर संदेह हुआ, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि मैं उसे दिन में केवल एक ही बार देख पाऊँगा और वो मुझे मेरे उगाए फूलों के लिए पैसे देगी, जबकि मैं तो खुशी से उसके लिए सिर्फ उसके होने और मुझे दिखाई देने के बदले में कुछ करूं, तो ही तो मेरे प्यार की गरिमा रहेगी। इस असमंजस को दूर करने के लिए उसने तब खुद से कहा था, उसका प्यार मेरे क्या शहर के सारे फूलों की खुशबू और खूबसूरती के दाम से कीमती होगा। मैं तो काम से निपट उसके साथ हर शाम बस गपशप करता रहूं, अगर वास्तव में नहीं तो कम से कम ख्यालों में सही। आखिरकार अपने सपनों में भी मैं उसे केवल कमिंग्स की कविता कैरी योर हार्ट विद मी ही तो सुनाना चाहता हूँ, भले ही वो 7 समुंदर पार से फ़ोन पर हो। इतनी प्यारी बातों के बाद भी उसका आत्मशंका संवाद नहीं थमा और उसके मन में एक और प्रश्न उभरा, लेकिन फूल उगाने के लिए पैसों के बिना मैं उसको फूल भी कैसे बेच पाऊंगा।
और इसके साथ ही वो फिर से सोचने लगा कि वो आखिर क्या बन सकता है। उसके पास कुछ प्रतिभा तो थी। वो सुंदर आकृतियों में एक शिल्पी के जैसे कविताएं लिख सकता था। वो शायद मालिनी को हर सुबह, दोपहर और शाम को कुछ लिखकर दे सकता था, इससे पहले कि वो वास्तव में उसके साथ जागता रहे। यदि वास्तव में नहीं तो कम से कम अपने विचारों में ही सही। कुछ दशकों पहले सपनों में उसकी कविताएं मालिनी को पसंद आती थीं, और अगर वो कोई सपना वाकई सच होता तो वो उसकी बाहों में रहते हुए उसे अपनी और कविताएं सुना सकता था। इसके पहले कि ये विचार उसमें जड़ें जमा पाता, उसे येट्स की एक कविता का अपना किया हुआ हिंदी अनुवाद याद आया। काश मेरे पास आसमानी कढ़ाई के कपड़े होते, वो सोने और चांदी की रोशनी से जड़े नीले और धुंधले और अंधियाले कपड़े, रात और उजाले और आधे उजाले के, तो मैं तुम्हारे पाँवों तले वो कपड़े बिछा देता। लेकिन मुझ गरीब के पास तो केवल सपने हैं। मैंने तुम्हारे पाँवों तले वो सपने हैं बिछाए। धीरे चलना, क्योंकि तुम मेरे सपनों पर रही हो चल। उसका मानना था कि कविता अनुवाद में जीवित रहती है, लेकिन और उसे लगा कि उसकी अपनी अभिव्यक्ति कभी भी इतनी रूमानी नहीं थी कि वो मालिनी को उसकी ये बातें बता पाती। मैंने तुम्हारी राहों में अपने सपनों को पत्तियों पत्तियों ओस सा रख दिया है। चाहता हूँ कि तुम हौले हौले हल्के कदम चली आओ इस छनी धूप वाली बगिया में, ताकि कोई ऐसी हलचल न हो जिससे तुम्हें छूने से पहले मेरे सपने जग कर फिर किसी ओट उड़ जाएं। ख्यालों के इस मोड़ पर उसका फ़ोन बजा। वो मुनेश को सामान की लिस्ट भेजना भूल गया था। अब उसने मुनेश को कहा कि एक प्लम केक, कुछ पिस्ता बिस्कुट और रस्क ले आए। कुछ ही मिनटों में मुनेश वो सामान ले आया और उसने यू टर्न ले राजपुर रोड से दिलाराम चौक की ओर गाड़ी दौड़ाई। जब वो वहाँ से हल्की ऊंची नीची कैंट रोड पर बाएं मुड़े तो आदित्य ने उस जिप्सी को नारंगी तुरही फूलों वाली बेल से ढकी 4 दीवारी वाले पुराने पीले बंगले के सामने खड़ा देखा। कुछ बन जाने की कोशिश और इंतज़ार के बीच प्रेम का अवसर खो उसे 25 साल पहले इस बंगले में जाना पड़ा था। उस फूल वाली के शादी के रिसेप्शन में एक सफ़ेद रजनीगंधा और रंग बिरंगे गुलदाउदी फूलों के महकते गुलदस्ते के साथ। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान जी की लिखी हुई एक छोटी कहानी फूल वाली को गुलदस्ता। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।